Student, this is Pankaj Zaman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start another topic of the legal and constitution history of India, that is the codification of the law. बहुत ही important concept codification of law जिसको आज हम यहाँ पे study करेंगे. Codification of law होती क्या है? First लॉ कमीशन का जो कंट्रीब्यूशन था टूवर्ड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ वो क्या था? क्यों लॉर्ड मिल और लॉर्ड मैकले ने कहा था कि इंडिया इज़ अ गुड लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंटिंग द बेंथम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी? इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. चार्टर 1833 का जो मेन शॉर्ट नोट थे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. इन होल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आप कोडिफिकेशन लॉ को पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कोडिफिकेशन लॉ होती क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसके क्या क्या मेरिट यहाँ पे हैं. देखिए कोडिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए. देखिए आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले भी इंडिया में लॉ थे. हमारे पास कॉन्टेक्चुअल लॉ भी थे, लॉ ऑफ टॉर्ट भी था, फैमिली लॉज भी थे, हमारे पास सिविल लॉ भी थे, क्रिमिनल लॉज भी थे. हमारे पास लॉ तो थे लेकिन वो थ्रू कस्टम और ट्रेडिशन ही थे. उनको कहीं पे भी राइट डाउन नहीं किया था इनटू द रूल एंड रेगुलेशन. उनको प्रॉपरली कहीं पे भी लिखा नहीं गया था. उनको कहीं से भी इम्प्लीमेंट या फिर उनको पास नहीं करवाया गया था, जिसके वजह से हमेशा जो है किसी भी लॉ को जब हम एप्लीकेबल करते थे तो उस पर अनसर्टेनिटी बनी रहती थी कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा और कौन सा लॉ अप्लाई नहीं होगा. अंग्रेज जब इंडिया में आए तो उन्होंने भी इसी चीज़ को समझा कि यहाँ पे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ नहीं है, मीन्स रिटन फॉर्म में सब्सटेंटिव वे में जो है सभी लॉ को नहीं लिखा गया है. अंग्रेजों ने यहाँ पे जब आए तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश क्या की कि जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं, क्रिमिनल लॉ इंडिया में पहले भी थे, सजाएं भी थी, पनिशमेंट भी थी, कैसे जो है क्रिमिनल लॉ का ट्रायल चलेगा वो भी था, लेकिन एक पेट प्रिंसिपल ऑफ लॉ नहीं थे. अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती थी. उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ लेके आए जिसको हम आईपीसी बोलते हैं. उन्होंने क्या किया, आईपीसी को कोडिफाइड कर दिया. कोडिफाइड उन्होंने किया और उसमें जो है जितने भी ऑफेंस थे, जितने भी एक्ट जो कि ऑफेंस हो सकता है उन्होंने लिख दिया. उन्होंने वहाँ पे रेप को, मर्डर को, या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, लूटिंग हो गया, रॉबरी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट क्राइम उन्होंने वहाँ पे लिख दिए और लिख दिया कि अगर ये क्राइम होते हैं तो इनकी ये सज़ा मिलेगी. इससे क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी कम होगी. हमें पता होता है कि कौन सा कानून टूटेगा तो हमें क्या पनिशमेंट, कौन सा ऑफेंस हम करेंगे तो हमें कौन सी सज़ा मिलेगी. तो जब हम किसी भी ऑफेंस को, किसी भी एक्ट को, किसी भी जो हमारे डेली रूटीन में जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो उससे रिलेटेड हम जब रूल एंड रेगुलेशन बना देते हैं और उनको जब हम राइट डाउन कर देते हैं इन बुक की शेप में तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोडिफिकेशन बोलते हैं. तो जितने भी लॉ हमारे पास पहले कस्टम और ट्रेडिशन के थ्रू चलते थे उनको हमने क्या किया, उन पे हमने लॉ बनाया और उनको राइट डाउन कर दिया ताकि आने वाली जनरेशन के लिए कोई भी वहाँ पे अनसर्टेनिटी ना हो. उनको फॉलो करने हैं वही प्रिंसिपल, रूल और रेगुलेशन जो कि इस बुक में लिख रखे हैं. इसी को हम जो है कोडिफिकेशन यहाँ पे बोलते हैं. देखिए अब इसको पढ़िए आप. तो कोडिफिकेशन हैज़ इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लॉ. Inclusion of the word codification in English language was done by the Jeremy Bentham. जर्मी बेंथम बहुत बड़े सपोर्टर थे कि जो भी लॉ बने उसकी कोडिफिकेशन जरूर होनी चाहिए. विदाउट कोडिफिकेशन लॉ जो है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है उतनी नहीं रहती है. जर्मी बेंथम वाज लार्जली in favor of codification. Bentham has firstly taken step to inform of the law and justice in England. It is being said that the age of law रिफॉर्म्स एंड एज ऑफ जर्मी बेंथम आर वन ऑफ द सेम. तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है. अब मीनिंग ऑफ कोडिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं. जनरली द कोडिफिकेशन टेकन इन द सेंस ऑफ कलेक्शन और कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस लॉ. जब आप बड़े सारे लॉ की कलेक्शन कर देते हैं, उसको कंसोलिडेट कर देते हैं और उनको जो है राइट डाउन कर देते हैं. द एग्जैक्ट एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द कोडिफिकेशन इज टू डिटेल आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लीजिए आईपीसी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड हम एक फंडामेंटल स्टडी करते हैं, उसके सारे प्रिंसिपल्स को वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, उनको डिटेल में लिखते हैं एंड ऑर्डरली अथॉरिटी मैनर, और फिर हम उनको ऑर्डरली और अथॉरिटी मैनर में जब लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास कोडिफिकेशन ऑफ लॉ बन जाता है. तो आज देखिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है,
एक लॉ बना हुआ है और उसकी कोडिफिकेशन हुई है, उससे रिलेटेड सारे प्रिंसिपल हमने राइट डाउन कर दिए हैं, हमने लिख दिए हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमें उसी एक्ट को पढ़ना होता है। इसी तरीके से आईपीसी को हमने राइट डाउन कर दिया है, हमने उसको अच्छे से स्टडी किया और उससे रिलेटेड जितने भी पेट प्रिंसिपल थे, रूल एंड रेगुलेशन थे, उसको हमने लिख दिया। अब क्राइम होगा तो हम आईपीसी देखेंगे। इससे क्या होता है, अनसर्टिनिटी जो है कम हो जाती थी। इंडिया में पहले ये नहीं था, इसकी वजह से अनसर्टिनिटी बहुत थी कि कौन सा लॉ किस सिचुएशन में कौन सा लॉ अप्लाई होगा। देखिए डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ यहाँ पे। बेंथम की डेफिनेशन है आपके पास अगले पहले, क्योंकि बेंथम जो सबसे बड़े सपोर्टर थे कोडिफिकेशन के। कोडिफिकेशन मीन्स एन ऑर्डरली एंड अथॉरिटिव स्टेटमेंट ऑफ द लीडिंग रूल्स ऑफ लॉ ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। तो कोडिफिकेशन क्या है, एक अथॉरिटिव और एक लीडिंग रूल ऑफ लॉ जो है किसी सब्जेक्ट पे दे रखा होता है, वेदर दोज रूल्स ऑफ लॉ टू बी फाउंड इन द स्टैट्यूट लॉ और द कॉमन लॉ, चाहे वो कॉमन लॉ में हो या स्टैट्यूट लॉ में हो। जब आप रूल ऑफ लॉ को जो है उसको अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट उस पर दे देते हैं, स्टेटमेंट मीन्स यहाँ पे जब हम उनको लिख देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, कोडिफिकेशन बन जाती है। अकॉर्डिंग टू इल्बर्ट एंड एंग्लो इंडियन लॉ, द कोडिफिकेशन मीन्स द प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ इन अ क्लियर एंड साइंटिफिक वे। तो जब आप किसी ब्रांच ऑफ लॉ को, जैसे आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, टॉर्ट हो गया, सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, प्रोसीजर हो गया, लिमिटेशन लॉ हो गया, उनसे रिलेटेड हम जब उनकी ब्रांचेस को हम साइंटिफिक वे और क्लियर वे में जो है उनको हम कोडिफाई कर देते हैं। वेदर दोज रूल्स ऑफ लॉ आर टू बी फाउंड इन द स्टैट्यूट लॉ, यहाँ पे उसने ये बोला है चाहे ये रूल जो है स्टैट्यूट लॉ में हो या कस्टमरी हो या कॉमन लॉ हो, कोई फर्क नहीं यहाँ पे पड़ता। नेक्स्ट आपके पास मेरिट ऑफ कोडिफिकेशन। तो कोडिफिकेशन जो की जाती है उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, देखिए फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले नॉलेज ऑफ द लॉ। देखिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज़। अगर आपको लॉ की नॉलेज नहीं है तो ये कोई एक्सक्यूज़ जो है हमारे इंडियन सिस्टम में तो एटलीस्ट नहीं माना जाता है। तो आपको नॉलेज ऑफ लॉ होगी कैसी, जब आपके जितने भी सब्सटेंशियल लॉ हैं आप उनको राइट डाउन कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉ, या फिर सब्जेक्ट जैसे आईपीसी आपने लिख दी, आपने टॉर्ट यहाँ पे लिख दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिख दिया, आपने क्या किया कि आपने जो है इन चीज़ों को जो है राइट डाउन कर दी। इससे क्या होता है, आपकी लॉ की रिगार्डिंग नॉलेज बढ़ जाती है, आपको पता चल जाता है कि कौन सा लॉ जो है वायलेट होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, आपको कौन से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ जो है बुक होते हैं, लिखे हुए होते हैं। तो नॉलेज ऑफ लॉ जो है इससे क्लियर हो जाती है, आपका नॉलेज के ऊपर आपकी पकड़ हो सॉरी लॉ के ऊपर आपकी पकड़ हो जाती है, लॉ की नॉलेज आपको आ जाती है। फॉर प्रॉपर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ज़रूरी है। अगर जस्टिस करना है तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी प्रिंसिपल रूल है कि आपको जो लॉ आप पे अप्लाई किया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको तभी पता होगा जब आपके उस लॉ की अवेलेबिलिटी आपके पास होगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। द नॉलेज ऑफ लॉ इज एसेंशियल। इन द अब्सेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ द जस्टिस कैन नॉट बी इमेजिन। आप न्याय को कभी इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अगेंस्ट क्या चार्ज हैं और कौन सा लॉ वहाँ पे अप्लाई हुआ है। जब तक आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं होगा तो जस्टिस कैसे होगा और आप अपना डिफेंस कैसे ढूंढेंगे। तो आपको ये तभी पता होगा जब आपको पता होगा कि इनसे रिलेटेड चीज़ों को मैं उस या पुराने सब्जेक्ट में जो है पढ़ सकता हूँ। दिस नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द लॉयर्स। तो लॉ की नॉलेज ना तो लॉयर्स के लिए ज़रूरी है, आम जनता के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है जी। सेकंड, टू डू अवे अनसर्टनिटी। इससे अनसर्टनिटी जो है कम हो जाती है। क्राइम हुआ है तो हमें पता है आईपीसी वहाँ पे होगी तो हम आईपीसी में पढ़ेंगे कौन सा क्राइम हुआ है। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर चलाना है, कैसे उसको जो है ट्रायल से रिलेटेड कन्विक्शन तक किसी ऑफेंडर को पहुँचाना है, तो अब सीआरपीसी पढ़ेंगे, सीपीसी पढ़ेंगे। सिविल रॉन्ग कैसे होता है उसके लिए सीपीसी पढ़ेंगे, उसका प्रोसीजर तो सीपीसी पढ़ेंगे हम वहाँ पे भी। तो इससे क्या होता है कि अनसर्टेनिटी कम हो जाती है कि हमें कौन से लॉ के अंडर जो है कौन सी सिचुएशन में कौन सा लॉ अप्लाई होगा। अनसर्टेनिटी ऑफ द लॉ इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द कोडिफिकेशन। सबसे बड़ी कोडिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लॉ की अनसर्टेनिटी थी। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द कंपनी वेरियस लॉ वर मेड applicable by the British Crown, Parliament and Governor General like British law, Hindu law, Muslim law, customs and tradition, principle of equity, conscience, बट एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल्स और अनसर्टन। लेकिन इनकी एप्लीकेबिलिटी हमेशा अनसर्टन रही क्योंकि हमें ये नहीं पता था किस सिचुएशन में कौन सा लॉ अप्लाई होना है। इसीलिए जो है यहाँ पे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ जरूरी है। सब्जेक्ट को जब हम कोडिफाई कर देते हैं, उसको राइट डाउन कर देते हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल वहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा लॉ हम पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। टू बैन द एंट्री ऑफ द अदर स्टैट्यूशंस लॉ,
इसके अलावा और फिर जितने भी लॉ होते हैं वो सारे बैन हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास मेन लॉ होता है, उसकी कॉडिफिकेशन हुई होती है। इन मैनी केसेज द जुडिशियल डिसीजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस के बेसिस पे डिसीजन तभी होते हैं जब आपके पास लॉ अवेलेबल ही नहीं होता। लॉ तो होते हैं कस्टम और ट्रेडिशन के बेसिस पे होते हैं, लेकिन उनका हमें एविडेंस तभी मिलेगा जब वो कहीं पे लिख रखे होंगे। तो जब लॉ को लिख दिया जाता है तो हमें लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, तब फिर हम इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस के बेसिस पे डिसीजन नहीं देते हैं, फिर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनको देखना है कि कानून क्या बोलता है, और हमें हमारे पास कोडिफाइड लॉ होगा तो हम उस लॉ को देखेंगे, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो रेमेडी उस पर्सन को अवेलेबल होगी वो हम उसको दे देंगे। इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस का कंसेप्ट जज अपना दिमाग वहाँ पे नहीं लगाएगा। जज मेड लॉ वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। द टेंडेंसी ऑफ जज मेड लॉ वाज इंक्रीजिंग ड्यू टू द नॉन कोडिफिकेशन, क्योंकि जब लॉ की कोडिफिकेशन नहीं होती, मान लीजिए आईपीसी हमारे पास नहीं बनी होती या हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं बने होते, तो कौन सा क्राइम हुआ है ये जज खुद ही डिसाइड करता। तो आज जो है अगर कोई मर्डर होता है तो हम सीधा जो है 300 सेक्शन देखते हैं कि क्या उसकी कंडीशंस पूरी हुई हैं तो वो मर्डर है, जज अपना दिमाग नहीं चलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आईपीसी नहीं लिखी होती तो फिर हम क्या करते, हम अपने तरीके से देखते कि वो मर्डर कैसे बना। तो देखिए यहाँ पे जजमेंट लॉ खत्म हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूट लॉ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हो चुकी होती है, तो जज का बर्डन भी यहाँ पे कम हो जाता है। सेफ गार्ड ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन सेव हो जाते हैं कि इंडिया में हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, जब हम उनको कोडिफाइड कर देते हैं तो देखिए हमने क्या किया, अपने कस्टमर ट्रेडिशन को तो कोडिफाइड किया है इन द शेप ऑफ हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ में जो भी आज लॉ बने हुए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदू सक्सेशन एक्ट है या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, ये हमारे कस्टम ही है। हमने उन कस्टम को एक प्रैक्टिकल शेप दे दी और उनको हमने कोडिफिकेशन लॉ के थ्रू हिंदू मैरिज एक्ट ये सारे लॉ बना दिए। अब हमने उन्हीं लॉ को फॉलो करना है, तो कोडिफिकेशन का ये फ़ायदा है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, अब लॉ में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और सभी को पता है कि हमें जो है कौन सा लॉ फॉलो करना है और कौन सा नहीं फॉलो करना है। ऑल द पर्सन गवर्न बाय वन काइंड ऑफ लॉ एंड दे मे फील अ काइंड ऑफ यूनिटी अमंग देमसेल्व्स, सभी को पता होता है कि हमें ये लॉ फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि हिंदुओं के लिए क्रिमिनल लॉ अलग है या मुस्लिमों के लिए क्रिमिनल लॉ अलग है, तो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ आ जाती है। अगर कोई भी पर्सन क्राइम करता है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, वेदर इज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी वहाँ पे होगा। तो ये फ़ायदा होता है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का। अब चार्टर जो था 1833 का, इसके थ्रू जो है फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था और इसी फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू जो है इंडिया में लॉ की कोडिफिकेशन की बात जो हुई थी। और देखिए 1880 जो है यहाँ पे 1883 में जो फर्स्ट लॉ कमीशन हमारे पास बना, और उसके बाद देखिए आप तो 1860 में हमारे पास जो थी यहाँ पे आईपीसी आई थी इन्हीं लॉ कमीशन के बेसिस पे। उसके बाद अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट पहले भी होते थे लेकिन हम उसको एक कोडिफिकेशन उस लॉ पे हमने कर दी, वो 1862 में आई। उसके बाद अगर आप चलें टीपी एक्ट आया हमारे पास जो कि 1882 में आया। इस तरीके से हमारे पास बड़े सारे एक्ट जो थे उनको हमने क्या कर दिया, कोडिफाइड कर दिया और सभी को अब उन लॉ को ही फॉलो करना होता था जिसकी कोडिफिकेशन हमने लॉ बना के जिनको राइट डाउन, उनके प्रिंसिपल्स को हमने राइट डाउन जो है कर दिया है यहाँ पे। तो देख लेते हैं चार्टर ऑफ द ईयर 1883। चार्टर 1833 मेड अ प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ कमीशन इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के कंसोलिडेशन के लिए, उनकी कोडिफिकेशन के लिए हमने जो है 1833 के चार्टर के अंडर जो लॉ कमीशन बनाया। आज तक इंडिया में लॉ कमीशन है। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए लॉ कमीशन है। लॉ कमीशन हर साल जो है अपनी रिपोर्ट जो है लॉ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है और ये सुजेस्ट करता है कि कौन से लॉ बनने चाहिए, कौन से लॉ में क्या क्या चेंजेस जो है होनी चाहिए। अभी सेंट्रल लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट दी कि इंडिया में अभी यूसीसी की जरूरत जो है यहाँ पे नहीं है। आपने पढ़ा होगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंडिया में आर्टिकल 44 में लिख रखे हैं जो कि हमें कभी ना कभी करने हैं। द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1834 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकले। द अदर मेंबर वर कैमरून, मैकलीड एंड विलियम एंडरसन। तो
लॉर्ड मैकलेने जो तो फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड थे और बाकी ये मेंबर थे। ऑब्जेक्ट क्या था, देखिए, टू एनालाइज द जुरिसडिक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग कोर्ट, जो हमारे उस टाइम पे जो इंडिया में कोर्ट्स थी उनका एनालाइज करना, उनके क्षेत्राधिकार को देखना। स्क्रूटनाइज द प्रिवेलिंग जुडिशियल प्रोसीजर, जो जुडिशियल प्रोसीजर हम फॉलो करते थे, जैसे समन कैसे होंगे, वारंट कैसे होंगे, उसके बाद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, अरेस्ट कैसे होगा, बेल कैसे होगी, उसके बाद विटनेस कैसे लिए जाएंगे, आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे, इससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर था जुडिशियल प्रोसीजर उसकी स्क्रूटनी करना। एनालाइज ऑल टाइप ऑफ लॉ प्रिवेलिंग इन इंडिया, इंडिया में उस टाइम पे जो भी सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ट्रेडिशनल कस्टम लॉ थे उनको चेक करना और अपनी रिपोर्ट जो है वो देना। द लॉ कमीशन कंसिडर ऑल द अबव सब्जेक्ट एंड स्टडी देम, प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट इन द कमीशन ड्यूरिंग इट्स टर्म, ग्रेव स्पेशल कंसिडरेशन टू कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो उसके बाद लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, इन सभी लॉ को हमने स्टडी किया, इन सभी सब्जेक्ट्स को हमने स्टडी किया, उसने फर्स्ट लॉ कमीशन ने स्टडी किया और अपनी रिपोर्ट जो है दी, और उन्होंने बेसिक फोकस किया यहाँ पे कोडिफिकेशन लॉ पे। लॉर्ड मैकेले ने बिहेव दैट द इंडिया इज अ गुड लेबोरेटरी टू एक्सपेरिमेंट द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ऑफ बेंथम। तो बेंथम यही चाहता था कि कोडिफिकेशन होनी चाहिए, और इंडिया में इतने सारे लॉ थे तो उन्होंने इसको ये बोला था कि इंडिया एक अच्छी लेबोरेटरी है, जहाँ पे लेबोरेटरी में क्या होती है, रिसर्च होती है, तो इंडिया भी एक अच्छी लेबोरेटरी बन सकती है जहाँ पे लॉ को, प्रिंसिपल्स को एक्सपेरिमेंट किए जा सके और वहाँ पे उनकी कोडिफिकेशन जो है की जा सके। कंट्रीब्यूशन क्या था फर्स्ट लॉ कमीशन का, देखिए पीनल कोड बना, आपको पता है, तो सब इंडिया में जो है इसी फर्स्ट लॉ कमीशन के बाद जो था, इसी फर्स्ट कमीशन के बाद जो हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इंडिया में जो है इंडियन पीनल कोड जो था हमारा आईपीसी था, उसका कोड यहाँ पे बना। लेक्सी लोकी रिपोर्ट, यहाँ पे लेक्सी लोकी का मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड, तो लॉ ऑफ लैंड जो था वो इंग्लैंड के लॉ ही जो है इंडिया में अप्लाई की गई, ब्रिटिश इंडिया में जो इंग्लैंड के लॉ थे उनको अप्लाई किया गया। सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी का यहाँ पे ड्राफ्ट बनाया गया, ये सारे जो है कोडिफिकेशन के बाद ही हुए। ड्राफ्ट ऑफ प्लीडिंग, यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट भी हमारे पास, ये सारे एक्ट जो है इनसे रिलेटेड जो है काम जो है इस फर्स्ट लॉ कमीशन के बाद ही इंडिया में हुआ। हालांकि कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन इस पे जो है इवैल्यूएशन की जाए फर्स्ट लॉ कमीशन की, तो यहाँ पे सिर्फ लॉ तो बने, इनकी ड्राफ्टिंग तो हुई, लेकिन एक्चुअल में वो उनकी कोडिफिकेशन नहीं हो पाई, इसलिए सेकंड लॉ कमीशन आया, और सेकंड लॉ कमीशन के अंडर ही जो थी यहाँ पे देखिए 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। 1 चेयरमैन था, सर जॉन रोमिली थे। द अदर मेंबर्स सर जॉन जर्विस, सर एडवर्ड रेयान, लॉर्ड शेरब्रुक थे, सीएम कैमरून थे, जॉन एम मैकलीड थे, जेएफ एलिस थे। इन सभी ने मिलकर सेकंड लॉ कमीशन में फर्स्ट लॉ कमीशन के जो काम थे उनको पूरा करने की कोशिश की, और इंडिया में कोडिफिकेशन की जो है कोशिश वहाँ पे इन्होंने की। और इसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन जो फर्स्ट सेकंड लॉ कमीशन ने जो दी वहाँ पे ये बताया गया है। नेसेसिटी ऑफ वन सब्सटेंशियल सिविल लॉ होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पूरे इंडिया में एक स्पेसिफिक सिविल लॉ होना चाहिए, तो सीपीसी वहाँ पे बना था, ये आपको ध्यान में रखना है। सीपीसी लॉ जो इंडिया में बनाया गया इसी फर्स्ट सेकंड लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे बनाया गया। सेकंड, टू डिज़ाइन सच अ लॉ द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ, ये सारे लॉ जो बनाए ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ ही बनाए जाएँ। थर्ड, आफ्टर द लॉ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ टू डिज़ाइन ऑथराइज लॉ ऑफ इंडिया एज सच रिलेटेड मैटर, इंग्लिश जो भी लॉ बने वो ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ ही बने, लेकिन साथ में इंडियन लॉ को भी ध्यान में रखा जाए। ओनली सो मच पोर्शन ऑफ इंग्लिश लॉ शुड बी अडॉप्टेड इन इंडिया विच डू नॉट ऑफेंड द सेंटिमेंट्स, वही लॉ इंग्लिश लॉ जो है इंडिया में अप्लाई होने चाहिए जो इंडिया के सेंटिमेंट्स, कस्टम और ट्रेडिशन को हर्ट ना करें। कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ ऑफ हिंदू एंड मोहम्मदन में नॉट बी डन, इंडिया में जो हिंदू और मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ उनकी कोडिफिकेशन ना हो, तो उनकी कोडिफिकेशन हमने आज़ादी के बाद की, जब तक अंग्रेज इंडिया में थे तब तक हिंदू और मुस्लिम लॉ की कोडिफिकेशन नहीं हुई। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो बना हुआ है या अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट बना हुआ है ये 1955 में 1955 और 1956 में ही यहाँ पे बने थे, उनकी कोडिफिकेशन इंडिया में आज़ादी से पहले नहीं हुई थी। तो ये जो है आपके पास कोडिफिकेशन और कोडिफिकेशन से रिलेटेड 1833 का जो चार्टर था जिसमें जो है फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया और उसने बड़े सारे ड्राफ्ट वहाँ पे रेडी किए, पीनल कोड से रिलेटेड, लिमिटेशन से रिलेटेड, सीपीसी से रिलेटेड, सिविल लॉ से रिलेटेड, और सेकंड लॉ कमीशन ने भी उस काम को आगे बढ़ाया और वहाँ पे उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दी। और उसके बाद ही अगर आप देखें
अगर आप चेक करें जो आईपीसी हमारे पास है उसका ईयर आप चेक करें तो 1860 में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, ये एक्ट जो है उसी के बाद जो है इंडिया में आए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।